इतिहास की किताबों में चाणक्य को एक नाम की तरह लिखा जाता है, लेकिन भारत की आत्मा में चाणक्य एक चेतना है। वही चेतना जिसने बिखरे हुए जनपदों को जोड़कर एक साम्राज्य की रीढ़ खड़ी की, जिसने पहली बार यह समझाया कि राज्य सिर्फ तलवार से नहीं चलते, राज्य नीतियों से चलते हैं, दृष्टि से चलते हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसे मस्तिष्क से चलते हैं जो भीड़ की तरह नहीं सोचता। चाणक्य ने किसी एक युद्ध में जीतकर महानता नहीं पाई थी। उसकी महानता यह थी कि उसने पूरे समय को दिशा दी। उसने मगध की सत्ता की जड़ हिलाई। उसने चंद्रगुप्त जैसे सामान्य दिखने वाले युवक के भीतर सम्राट का आकार देखा और उसने यह साबित कर दिया कि अगर बुद्धि सही जगह खड़ी हो जाए तो सबसे बड़ा सिंहासन भी बदल सकता है। अब सवाल यह है कि ऐसी बुद्धि बनती कहाँ है? क्या वह तक्षशिला की पढ़ाई से जन्म लेती है या राज दरबार के अपमान से? सच यह है कि चाणक्य की बुद्धि की शुरुआत इन दोनों से पहले हुई थी, बहुत पहले, उस समय जब वह दुनिया को देखने से पहले दुनिया को समझना सीख रहा था, अपनी मां के गर्भ में। और यही वजह है कि यह कथा सिर्फ चाणक्य की कथा नहीं है, यह हर गर्भवती मां की कथा है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु भी केवल शरीर नहीं बना रहा, वह भीतर ही भीतर अपना स्वभाव बना रहा है, अपना सोचने का ढंग बना रहा है। इस कथा की शुरुआत उस घर से होती है जहां न राजमहल था, न वैभव, न शोर, लेकिन वहां एक चीज थी जो बहुत दुर्लभ होती है। वहां एक स्त्री थी जिसका मन स्थिर था। उसका नाम था सुशीला। वह चणक ऋषि स्वभाव वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी थी। चणक शास्त्रों का झांता था, पर सत्ता की चमक से दूर रहने वाला व्यक्ति। घर में शांति थी, लेकिन बाहर का समाज असंतुलित था। राजा अपने सुख में डूबे थे, योग्य लोगों को दबाया जाता था और प्रजा धीरे धीरे अन्याय को अपना भाग्य मानने लगी थी। ऐसे समय में सुशीला गर्भवती हुई और गर्भधारण उसके लिए सिर्फ मातृत्व नहीं था, वह उसके लिए एक व्रत जैसा था। उसने उसी दिन अपने भीतर यह निर्णय कर लिया कि वह अपने बच्चे को डर नहीं देगी, वह उसे दृष्टि देगी, वह अपने बच्चे को शिकायत नहीं देगी, वह उसे धैर्य देगी, वह अपने बच्चे को क्रोध नहीं देगी, वह उसे विवेक देगी। यही निर्णय इस कथा का पहला मोड़ है, क्योंकि महानता अक्सर बाहर नहीं बनती, महानता सबसे पहले मां के भीतर बनती है। सुशीला व्यर्थ की बातें नहीं करती थी, वह ऐसे शब्द नहीं बोलती थी जो मन को हल्का कर दें लेकिन आत्मा को भारी कर दें। वह अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को देखती, राजा की मूर्खता, विद्वानों की उपेक्षा, शक्तिशाली लोगों का अहंकार, और वह सब देखकर भी टूटती नहीं थी। वह क्रोध में नहीं जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि क्रोध सिर्फ मां की नसों में नहीं दौड़ता, वह गर्भ तक उतरता है। वह डर में नहीं जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि डर केवल मन को नहीं बांधता, वह बच्चे की चेतना को भी बांध देता है। वह भीतर ही भीतर अपने गर्भ में पल रहे शिशु को एक अदृश्य शिक्षा दे रही थी। बोलने से पहले देखना, प्रतिक्रिया देने से पहले समझना और शक्ति पाने से पहले धैर्य पहचानना। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई देववाणी नहीं, बस एक माँ का सजग मन और उसके गर्भ में आकार लेती हुई एक ऐसी बुद्धि जो आगे चलकर भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाली थी। यही से चाणक्य की गर्भ कथा आरंभ होती है, उस समय से जब उसका नाम भी तय नहीं हुआ था, लेकिन उसकी नियति का तेज धीरे धीरे आकार लेने लगा था। उस स्त्री का गर्भ बढ़ रहा था, लेकिन उसके भीतर किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं थी। वह जानती थी कि प्रकृति जल्दी में कुछ भी ठीक नहीं रचती। जैसे बीज को समय चाहिए, वैसे ही बुद्धि को भी समय चाहिए। वह अपने दिन को साधारण कामों में बिताती थी, पर उसका मन साधारण नहीं था। वह जो देखती उसे सीधे स्वीकार नहीं करती थी, वह उसे भीतर परखती थी। कोई बात सुनी तो तुरंत राय नहीं बनाई, किसी की निंदा सुनी तो उसे अपने गर्भ तक पहुंचने नहीं दिया। उसे यह स्पष्ट था कि गर्भ में पल रहा जीवन अब भी शब्द नहीं समझता, लेकिन भाव अवश्य समझता है। इसलिए वह अपने भावों की रक्षा करती थी। जब उसके पति चणक शास्त्रों का अध्ययन करते तो वह ध्यान से सुनती। वह कठिन श्लोकों में उलझती नहीं थी, लेकिन उनके अर्थों को अपने मन में सरल रूप में उतार लेती थी। उसे विद्वान बनने की आकांक्षा नहीं थी, पर विवेक को जीवन का आधार बनाने का आग्रह था। कई बार वह देखती कि समाज में योग्य व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता और मूर्ख व्यक्ति सत्ता में बैठा है।
यह दृश्य उसे विचलित करता, लेकिन वह क्रोध में नहीं जाती। वह बस यह सोचती कि शक्ति और बुद्धि के बीच का यह असंतुलन किसी दिन बहुत बड़ी कीमत मांगेगा। और यही विचार उसके गर्भ में पल रहे शिशु के भीतर एक बीज की तरह उतरता चला गया। वह गर्भ में पल रहे जीवन को यह नहीं सिखा रही थी कि दुनिया अच्छी है या बुरी, वह उसे यह सिखा रही थी कि दुनिया को समझना जरूरी है। उसके लिए गर्भकाल कोई अलग अवस्था नहीं थी, वह उसके जीवन की निरंतरता थी। वह जैसी पहले थी वैसी ही अब भी थी, बस अब अधिक सजग थी। जब कोई उसके सामने ऊंची आवाज में बोलता, वह शांत रहती। जब कोई उसे भय दिखाता, वह भीतर से स्थिर रहती, क्योंकि वह जानती थी कि भय भी एक संस्कार है और वह अपने गर्भ में भय नहीं देना चाहती थी। कई रातें ऐसी होती जब वह जागी रहती। बाहर सन्नाटा होता, भीतर हलचल। वह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कोई वाक्य नहीं दोहराती थी, कोई कल्पना नहीं रचती थी। वह बस अपने मन को स्थिर रखती थी और वही स्थिरता भीतर पल रहे जीवन का वातावरण बनती जाती थी। धीरे धीरे उसका गर्भ अब केवल शरीर का आकार नहीं ले रहा था, बल्कि एक स्वभाव गढ़ रहा था। ऐसा स्वभाव जो आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में डगमगाने वाला नहीं था। उसे यह पता नहीं था कि उसका पुत्र क्या बनेगा, लेकिन उसे यह पूरा विश्वास था कि वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। वह उसे तेज नहीं बनाना चाहती थी, वह उसे संतुलित बनाना चाहती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया, ऋतुएं बदलीं, घर के बाहर की दुनिया वैसी ही रही, अव्यवस्थित, अस्थिर, अन्याय से भरी हुई। लेकिन उस घर के भीतर एक ऐसा गर्भ आकार ले रहा था जहां विचारों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। और यही वह मौन तैयारी थी जो किसी बड़े परिवर्तन से पहले होती है। प्रसव का समय निकट आने लगा। शरीर थकता था पर मन शांत था। उसे यह अनुभूति थी कि अब जो जन्म लेने वाला है वह केवल उसका नहीं रहेगा। वह जीवन आगे चलकर बहुत कुछ देखेगा, बहुत कुछ सहेगा, बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन उस क्षण तक वह सिर्फ मां के भीतर पल रहा एक शांत जीवन था। और फिर वह दिन आया। न कोई विशेष घोषणा, न कोई उत्सव। जैसे हर जन्म होता है वैसे ही यह जन्म भी हुआ। लेकिन उस क्षण एक बात अलग थी। शिशु ने रोते हुए आंखें खोली और उसकी दृष्टि स्थिर थी। वह इधर उधर नहीं भटकी, जैसे वह पहले से ही देखने का अभ्यास कर चुका हो। मां ने उसे अपनी गोद में लिया। उस क्षण उसके मन में कोई गर्व नहीं था, कोई भय नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उसे यह अनुभव था कि गर्भ में जो बोया गया था वह धरती पर आ चुका है। उस शिशु का नाम रखा गया चाणक्य। आगे चलकर वही चाणक्य कहलाया। लेकिन उस क्षण वह न आचार्य था, न नीति निर्माता। वह सिर्फ एक जन्म था, ऐसा जन्म जिसकी जड़ें बहुत गहराई में थीं। शिशु का शरीर छोटा था, लेकिन उसकी उपस्थिति साधारण नहीं लगती थी। वह बहुत कम रोता था और जब रोता भी तो जल्दी शांत हो जाता। मां ने यह बात पहले ही समझ ली थी कि यह बच्चा शब्दों से नहीं, वातावरण से जुड़ा हुआ है। वह उसे गोद में लेते समय कोई अतिरिक्त लाड नहीं दिखाती थी, न ही उसे हर क्षण बाहरी शोर में रखती थी। वह जानती थी कि जैसे गर्भ में शांति दी थी, वैसे ही जन्म के बाद भी उसी शांति को बनाए रखना है। चाणक्य अक्सर शास्त्रों का अध्ययन करते हुए बच्चे को देखते। वह कोई भविष्यवाणी नहीं करते थे, न ही यह कहते थे कि यह बालक असाधारण बनेगा, पर उन्हें यह अवश्य दिखता था कि यह शिशु आंखों से बहुत कुछ ग्रहण करता है। उसकी दृष्टि चंचल नहीं थी। वह किसी वस्तु को देखता तो पूरा देखता, आधा नहीं। समय के साथ जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता गया, उसकी आदतें स्पष्ट होने लगीं। वह अन्य बच्चों की तरह तुरंत किसी वस्तु की ओर नहीं लपकता था। पहले देखता, फिर छूता, पहले सुनता, फिर प्रतिक्रिया देता। मां यह सब देखती थी और भीतर से संतोष अनुभव करती थी। उसे लगता था कि गर्भ में बोया गया संयम अब धीरे धीरे बाहर प्रकट हो रहा है। घर का वातावरण साधारण था, कोई वैभव नहीं, कोई शोर नहीं, पर विचारों की गरिमा थी। जब चाणक्य किसी विषय पर चर्चा करते तो आवाज ऊंची नहीं होती थी, तर्क होता था पर कटुता नहीं। बच्चा उन स्वरों को सुनता हुआ बड़ा हो रहा था। वह शब्दों का अर्थ नहीं समझता था, पर शब्दों का भाव समझ रहा था। कई बार पड़ोस के लोग आकर किसी राजा की मूर्खता की चर्चा करते, किसी अन्याय की बात करते। मां ऐसे समय बच्चे को पास ले लेती और स्वयं भी मौन में चली जाती।
वह जानती थी कि हर चर्चा गर्भ संस्कार की तरह होती है और जन्म के बाद भी वही नियम चलता है। बच्चे के भीतर क्रोध का बीज न पड़े, इसका ध्यान वह निरंतर रखती थी। जैसे जैसे समय बीता, बालक की एक और विशेषता स्पष्ट हुई। वह जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होता था। चमक दमक उसे आकर्षित नहीं करती थी। अगर कोई ऊंची आवाज में हंसता या बोलता तो वह चौंकता नहीं था। उसकी आंखें शांत रहती। यह वही दृष्टि थी जिसे मां ने गर्भ में रहते हुए अभ्यास कराया था। बिना डर के देखना, बिना बहाव के समझना। चणक कई बार अपने अध्ययन के बीच बालक को पास बिठा लेते। वह उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। वह बस चाहते थे कि बच्चा शब्दों की लय सुने, विचारों का प्रवाह महसूस करे, और वह बालक वहीं बैठा रहता, न बेचैन न व्याकुल, जैसे उसे पता हो कि यह समय खेल का नहीं, समझ का है। माँ यह सब देखती थी और भीतर से जानती थी कि यह कोई सामान्य बाल स्वभाव नहीं है, पर वह इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखती थी। वह जानती थी कि असली बुद्धि कभी शोर नहीं मचाती। समय के साथ बालक चलना सीख गया, बोलना सीख गया, पर उसकी बोली भी अन्य बच्चों जैसी नहीं थी। वह बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता तो बात सीधी होती थी। कोई अतिरिक्त शब्द नहीं, कोई सजावट नहीं। माँ को यह देखकर यह अनुभूति होती थी कि उसका पुत्र प्रतिक्रिया में नहीं, विचार में जीने वाला है। यही वह अवस्था थी जहाँ गर्भ में दिए गए संस्कार अब बचपन में स्थिर स्वभाव बन चुके थे। यह अभी ज्ञान नहीं था, यह दृष्टि थी, और यही दृष्टि आगे चलकर उसके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाली थी। समय आगे बढ़ा और बालक का मन धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा। अब वह केवल देखता नहीं था, वह अंतर पहचानने लगा था। उसे यह समझ आने लगी थी कि शब्द और सत्य अक्सर एक जैसे नहीं होते। लोग जो कहते हैं और जो करते हैं, उनके बीच का फर्क वह बहुत जल्दी पकड़ लेता था। यह समझ किसी ने उसे सिखाई नहीं थी, यह समझ उसके भीतर अपने आप आकार ले रही थी। माँ यह सब देखती थी और जानती थी कि यह वही मौन शिक्षा है जो गर्भ में दी गई थी, बिना डर, बिना जल्दबाजी, बिना उकसावे के। घर में जो बातें होती वे ऊंचे स्वर में नहीं होती थीं। तर्क होते थे पर शोर नहीं। बालक उन्हीं तर्कों की छाया में बड़ा हो रहा था। वह प्रश्न पूछता भी था तो ऐसे नहीं जैसे उत्तर पाने के लिए, बल्कि जैसे किसी बात को परखने के लिए। चणक यह देखकर समझ जाते कि यह बालक ज्ञान से पहले दृष्टि चाहता है, इसलिए वे उसे शब्दों से नहीं बांधते थे। वे उसे देखने देते, सुनने देते और फिर मौन में छोड़ देते। यही मौन उसके भीतर सोच का स्थान बनाता गया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि वह भीड़ में बहने वाला नहीं है। जहां दूसरे बच्चे खेल में उलझे रहते, वह कुछ देर खेलकर अलग हो जाता। वह पास के वृक्ष की छाया में बैठकर लोगों को देखता, कौन कैसे बोलता है, कौन किस बात पर चुप हो जाता है और कौन कब अपना रूप बदल लेता है। माँ उसे कभी टोकती नहीं थी। वह जानती थी कि हर बच्चे की प्रकृति अलग होती है और इस प्रकृति को मोड़ना नहीं, संभालना चाहिए। कई बार गांव के लोग आते, किसी राजा के निर्णय की चर्चा होती, किसी अन्याय की बात उठती। बालक चुपचाप सुनता रहता। उसकी आंखों में न क्रोध होता, न भय, बस एक ठहराव। वह जैसे भीतर ही भीतर यह समझने की कोशिश करता कि शक्ति क्यों भटक जाती है और सत्य क्यों अकेला रह जाता है। यह वही प्रश्न था जो आगे चलकर उसके जीवन की धुरी बनने वाला था। समय के साथ उसकी शिक्षा की बात उठी। चणक जानते थे कि केवल शब्दों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। वे उसे ऐसे स्थान पर भेजना चाहते थे जहां विचारों की परीक्षा होती हो, जहां तर्क को कांटा परखा जाता हो। तक्षशिला का नाम घर में आने लगा, कोई घोषणा की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक दिशा की तरह। बालक ने यह नाम पहली बार सुना तो कोई उत्साह नहीं दिखाया, उसने कोई प्रश्न नहीं किया, वह बस सुनता रहा। माँ ने उसे देखा और समझ गई कि उसके भीतर कोई उतावलापन नहीं है। वह जहां जाएगा, सोच के साथ जाएगा। यही गर्भ संस्कार का सबसे गहरा फल होता है, निर्णय में स्थिरता। तक्षशिला जाने से पहले के दिन घर में वैसे ही बीते जैसे हमेशा बीतते थे। कोई विदाई का शोर नहीं, कोई भविष्य की बड़ी बड़ी बातें नहीं। माँ ने बस एक बात अपने मन में दृढ़ रखी। उसने अपने पुत्र को तेज नहीं बनाया है, उसने उसे संतुलित बनाया है। वह जानती थी कि तेज बुद्धि टूट सकती है, पर संतुलित बुद्धि परिस्थितियों को मोड़ सकती है। बालक ने घर की दहलीज पार की।
उसके कदमों में कोई घबराहट नहीं थी। वह पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, न आगे की कल्पनाओं में खोया था। वह उस क्षण में था पूरी तरह। यही उसकी सबसे बड़ी तैयारी थी। यहीं से उसका जीवन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला था, जहां ज्ञान मिलेगा, तर्क मिलेगा, चुनौती मिलेगी, लेकिन जो उसे सबसे अधिक काम आने वाला था वह पहले ही मिल चुका था। गर्भ में मिला हुआ धैर्य, बचपन में बना हुआ मौन और देखने की वह आदत जो हर शक्ति को उसके असली रूप में पहचान लेती है। यही वह आधार था जिस पर आगे चलकर उसकी शिक्षा खड़ी होने वाली थी। तक्षशिला पहुंचना किसी उत्सव की तरह नहीं था। वहां न किसी ने उसका स्वागत किया, न किसी ने यह जानने की कोशिश की कि वह कौन है, और यही बात उसे भीतर तक सही लगी। यह वह स्थान था जहां नाम नहीं, बुद्धि परखा करती थी, जहां कोई यह नहीं पूछता था कि तुम किस कुल से आए हो, बल्कि यह देखा जाता था कि तुम सोचते कैसे हो। प्रारंभिक दिनों में वह बहुत कम बोला। वह आसपास के वातावरण को देखता रहा, गुरुओं की दृष्टि, शिष्यों का व्यवहार, प्रश्न पूछने का ढंग और उत्तर देने की शैली। उसे जल्दी ही यह समझ में आ गया कि यहाँ ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि प्रश्नों के बीच छिपा है। जो प्रश्न जितना गहरा, उत्तर उतना ही मौन के करीब होता है। यही बात उसे भीतर से खींचती थी। जब उसे तर्क सिखाया गया तो उसने उसे हथियार की तरह नहीं लिया, वह उसे तराजू की तरह इस्तेमाल करता था। वह किसी बात को स्वीकार करने से पहले तौलता था, इसमें सत्य कितना है, स्वार्थ कितना है और भय कितना है। कई बार गुरु जानबूझकर अधूरा उत्तर देते, यह देखने के लिए कि शिष्य आगे क्या करता है। बहुत से शिष्य असहज हो जाते, लेकिन वह वहीं रुक जाता। उसे अधूरेपन से डर नहीं लगता था। मां के गर्भ में उसने यह संस्कार पाया था कि हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, और जो उत्तर जल्दी मिल जाए वह हमेशा सही भी नहीं होता। समय के साथ उसकी उपस्थिति अलग दिखने लगी। वह सबसे तेज नहीं था, लेकिन सबसे स्थिर था। जब शास्त्रों की व्याख्या होती तो वह शब्दों में नहीं उलझता था। वह यह देखता था कि यह ज्ञान जीवन में कैसे उतरेगा। राजनीति की चर्चा होती तो वह सत्ता की चमक नहीं देखता था। वह यह देखता था कि सत्ता किसके हाथ में जाकर क्या बन जाती है। यही कारण था कि उसकी दृष्टि बाकी छात्रों से अलग बनने लगी। वह प्रश्न पूछता तो सरल शब्दों में, लेकिन वे प्रश्न सीधे जड़ तक पहुंच जाते। कई बार गुरुओं को भी कुछ क्षण मौन में जाना पड़ता। यह मौन उसका अपमान नहीं था, यह उसकी गंभीरता का सम्मान था। तक्षशिला में रहते हुए उसने एक और बात गहराई से देखी। बहुत से विद्वान ज्ञान से भरे थे, लेकिन उनमें धैर्य नहीं था। वे सही बात जानते थे, पर उसे सही समय पर कहने की क्षमता नहीं रखते थे। कुछ लोग सत्ता के पास जाकर अपने शब्द बदल लेते थे, कुछ सत्य जानते हुए भी चुप रह जाते थे। यह सब उसके भीतर एक स्पष्ट रेखा खींच रहा था। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ दृष्टि और साहस न जुड़ा हो। यह समझ उसके भीतर किसी उग्र भावना की तरह नहीं आई। यह समझ शांत थी, लेकिन स्थायी थी। उसी समय उसकी बुद्धि में एक और परत जुड़ने लगी। उसने यह देखना शुरू किया कि राज्य केवल शस्त्रों से नहीं चलते, वे लोगों की मानसिकता से चलते हैं। यदि जनता भय में हो तो सत्ता टिकती है, यदि जनता आशा में हो तो परिवर्तन आता है। यह विचार किसी पाठ में नहीं लिखा था, यह उसने लोगों को देखकर समझा था। यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, जीवन को पढ़ना। और इस पढ़ाई में उसे वही सहायता मिली जो गर्भ में मिली थी, मौन, धैर्य और अवलोकन। तक्षशिला ने उसे शब्द दिए, पर उसकी दृष्टि पहले से तैयार थी। उसने वहां यह नहीं सीखा कि क्या सोचना है, उसने यह सीखा कि कैसे सोचना है। यही वह मोड़ था जहां उसका जीवन केवल विद्या तक सीमित नहीं रहा। वह अब दिशा खोजने लगा था, अपने लिए नहीं, बल्कि उस समाज के लिए जिसे उसने बचपन से असंतुलन में देखा था। उसके भीतर कोई क्रोध नहीं था, पर एक स्पष्टता थी, और यह स्पष्टता आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाली थी। तक्षशिला के अध्ययन ने उसे विद्वान बनाया था, पर राजसभा की ओर बढ़ते कदमों ने उसके भीतर की दृष्टि को परखने का समय ला दिया था। वह जानता था कि ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक वह सत्ता के सामने खड़ा न हो सके। मगध की राजधानी की ओर जाते हुए उसके मन में न उत्साह था न भय। वह यह सोचकर नहीं जा रहा था कि उसे सम्मान मिलेगा,
बल्कि यह देखने जा रहा था कि सत्ता ज्ञान को कैसे देखती है। राजसभा में प्रवेश करते ही उसे वातावरण का अंतर समझ में आ गया। यहाँ शब्दों का मूल्य उनकी सच्चाई से नहीं, उनकी उपयोगिता से तय होता था। लोग बात कम कहते थे, संकेत अधिक देते थे, आंखों में सत्य कम और गणना अधिक थी। वह यह सब देख रहा था, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना चेहरे पर कोई भाव लाए। उसे भीतर से यह अनुभूति होने लगी कि जहां सत्ता अपनी सुरक्षा को सत्य से ऊपर रख लेती है, वहां पतन दूर नहीं होता। राजा के सामने जब उसे बोलने का अवसर मिला तो उसने किसी की प्रशंसा नहीं की, न किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने सीधी बात कही, राज्य कैसे चलना चाहिए, प्रजा का विश्वास क्यों आवश्यक है और विद्वानों की उपेक्षा किस तरह राज्य को भीतर से खोखला कर देती है। उसकी वाणी में कटुता नहीं थी, पर उसमें संकोच भी नहीं था। यही बात राजसभा को असहज कर गई। यहाँ लोग ऐसे शब्द सुनने के अभ्यस्त नहीं थे। राजा को यह सीधापन अपमान लगा और वही हुआ जिसकी उसने भीतर ही भीतर संभावना देख ली थी। उसे अपमानित किया गया, सभा से निकाला गया। उस क्षण बहुत से लोग टूट जाते, बहुत से लोग क्रोध में अंधे हो जाते, लेकिन वह न टूटा न भड़का। वह बाहर निकला और पहली बार उसके भीतर एक स्पष्ट संकल्प ने आकार लिया। उस अपमान ने उसे क्रोध नहीं दिया, उसने उसे दिशा दी। वह जान गया कि केवल सही होना पर्याप्त नहीं है। सही को स्थापित करने के लिए रणनीति चाहिए, समय चाहिए और लोगों को समझने की गहरी क्षमता चाहिए। उसने अपने मन में यह बात दृढ़ की कि वह सत्ता से लड़ने नहीं जाएगा, वह सत्ता को बदलने जाएगा। यही वह क्षण था जहां गर्भ में बोया गया धैर्य और बचपन में बना मौन एक साथ खड़े हो गए। उसने प्रतिज्ञा की, पर शब्दों में नहीं, अपने भीतर। उसने उस सभा को छोड़ते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि उसका मार्ग अब अलग है और उस मार्ग पर शोर नहीं, योजना चलेगी। उसी समय उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी, चंद्रगुप्त। वह युवक किसी सिंहासन पर नहीं बैठा था, पर उसकी आंखों में असंतोष नहीं, सामर्थ्य की चिंगारी थी। चाणक्य ने उसे तुरंत नहीं अपनाया। उसने पहले देखा, परखा और समय दिया, क्योंकि जो गर्भ में धैर्य पाता है वह निर्णय में जल्दबाजी नहीं करता। उसने चंद्रगुप्त में वह कच्ची शक्ति देखी जिसे सही दिशा मिल जाए तो इतिहास बदल सकता है। यही से एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी, एक ऐसी यात्रा जहां बुद्धि और शक्ति साथ चलेंगी, पर नेतृत्व बुद्धि के हाथ में होगा। चंद्रगुप्त को अपनाने से पहले चाणक्य ने उसे बदलने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह जानता था कि कच्ची शक्ति को तुरंत आकार देने की कोशिश की जाए तो वह टूट भी सकती है। उसने पहले उसे देखा, किस बात पर उसका मन स्थिर रहता है, किस बात पर वह विचलित होता है और किस क्षण वह बिना कहे भी सही निर्णय ले लेता है। यही वह दृष्टि थी जो चाणक्य ने गर्भ में सीखी थी। जल्दबाजी नहीं, पहले अवलोकन। उसने चंद्रगुप्त को शस्त्र नहीं थमाए, उसने पहले उसे अनुशासन दिया। उसने उसे भूख सहना सिखाया, थकान समझना सिखाया और सबसे जरूरी, आदेश मानने से पहले सोचना सिखाया। चंद्रगुप्त के लिए यह सब आसान नहीं था। कई बार वह उग्र होता, कई बार प्रश्न करता, कई बार असहज हो जाता, लेकिन चाणक्य ने हर बार उसे शांत रहने दिया, क्योंकि वह जानता था कि भीतर से तैयार हुई शक्ति ही टिकती है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की आंखों में वह ठहराव आने लगा जो पहले चाणक्य की आंखों में दिखता था। वह अब केवल लड़ना नहीं चाहता था, वह समझना चाहता था कि लड़ाई क्यों लड़ी जाती है। यही वह क्षण था जहां गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा का नहीं रहा, वह एक उद्देश्य का संबंध बन गया। चाणक्य ने उसे बताया कि सत्ता केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं आती, सत्ता आती है लोगों के मन को पढ़ लेने से। यदि जनता भय में है तो अत्याचारी टिकता है, यदि जनता में आशा जगे तो परिवर्तन जन्म लेता है। यह बातें किसी शास्त्र की पंक्तियां नहीं थीं, यह जीवन से निकले निष्कर्ष थे। चंद्रगुप्त ने सुनता था और भीतर ही भीतर उन्हें अपने अनुभव से जोड़ता चला जाता था। रणनीति की तैयारी बाहर से नहीं दिखती थी, कोई सेना नहीं, कोई बड़ा शोर नहीं, बस छोटे छोटे कदम, सही समय पर उठाए गए निर्णय और लोगों की मानसिकता को समझने का धैर्य। चाणक्य जानता था कि जो कुछ वह कर रहा है वह वर्षों में फल देगा। यही कारण था कि वह कभी परिणाम की जल्दी में नहीं दिखा। उसका विश्वास किसी भविष्यवाणी पर नहीं, प्रक्रिया पर था।
उसे याद था कि गर्भ में भी कुछ जल्दी नहीं हुआ था। सब कुछ अपने समय पर अपने क्रम में आकार लिया था। वही नियम वह यहां भी लागू कर रहा था। धीरे धीरे परिवर्तन की आहट महसूस होने लगी। मगध की सत्ता भीतर से कमजोर पड़ रही थी और बाहर से कोई इसे पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि जो परिवर्तन बुद्धि से होता है वह पहले दिखाई नहीं देता। चंद्रगुप्त अब केवल एक युवक नहीं रहा था, वह नेतृत्व की भाषा समझने लगा था। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। यह सब उसे युद्ध से नहीं मिला था, यह उसे संयम से मिला था। चाणक्य उसे देखता और भीतर से जानता कि यह वही फल है जो गर्भ में बोया गया था, धैर्य, दृष्टि और संतुलन। और फिर वह समय भी आया जब परिवर्तन को आकार लेना था। जो योजना वर्षों से मौन में पनप रही थी, अब उसे सामने आना था। चाणक्य के मन में कोई उत्साह नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। उसके लिए यह विजय नहीं, स्वाभाविक परिणति थी। उसने चंद्रगुप्त को अंतिम निर्देश दिए, न क्रोध में निर्णय लेना, न विजय में बह जाना, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता पाकर बदल जाए वही सबसे बड़ा पराजित होता है। चंद्रगुप्त ने यह बातें सुनी और उन्हें अपने भीतर बैठा लिया। अब वह केवल शिष्य नहीं था, वह उस दृष्टि का विस्तार था जो कभी एक मां के गर्भ में शांत भावों के रूप में जन्मी थी। मगध के भीतर परिवर्तन का दिन अचानक नहीं आया था। जो दिन लोगों को अचानक लगता है वह दरअसल वर्षों की तैयारी का परिणाम होता है। और चाणक्य की तैयारी तो शोर में नहीं, मौन में हुई थी। उसने कभी भी सामने खड़े होकर यह घोषणा नहीं की कि वह राजा को गिराएगा। वह जानता था कि जो अपने इरादे बोल देता है वह अपनी शक्ति घटा देता है। इसलिए उसकी योजना किसी दीवार पर लिखी नहीं गई थी, वह लोगों की मनोवृत्ति में लिखी गई थी। उसने चंद्रगुप्त को हथियार चलाना सिखाया, पर उससे अधिक उसे मनुष्य को पढ़ना सिखाया, क्योंकि युद्ध मैदान में नहीं जीता जाता, युद्ध पहले मन में जीता जाता है। जब जनता का मन बदलने लगता है तब सिंहासन अपने आप हिलने लगता है। यही कारण था कि मगध की राजधानी में भीतर ही भीतर एक बेचैनी बढ़ रही थी। लोग खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी आंखों में वही प्रश्न आ चुका था, क्या हम हमेशा ऐसे ही दबे रहेंगे? क्या कोई ऐसा नहीं जो न्याय की तरफ खड़ा हो सके? चाणक्य ने इस प्रश्न को हवा नहीं दी, उसने इसे दिशा दी। उसने लोगों को केवल इतना समझाया कि डर किसी राजा की ताकत नहीं, प्रजा की कमजोरी है, और कमजोरी का इलाज तलवार नहीं, विश्वास होता है। धीरे धीरे वही विश्वास चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में दिखाई देने लगा। वह अब पहले जैसा युवक नहीं रहा था। उसकी आंखों में उग्रता नहीं थी, एक स्थिरता थी। उसकी आवाज में आवेग नहीं था, एक ठहराव था। लोगों ने पहली बार किसी युवा में यह देखा कि वह जीतने नहीं, निभाने आया है। फिर वह क्षण आया जब योजना को क्रिया बनना था। संघर्ष हुआ, पर वह किसी फिल्म की तरह उछलता कूदता शोर नहीं था। वह एक क्रम था, पहले लोगों का साथ, फिर सही समय, फिर सही स्थान, फिर सही निर्णय। चाणक्य हर कदम पर चंद्रगुप्त को यह याद दिलाता रहा कि सत्ता पाने का उत्साह सबसे बड़ा नशा है और नशे में बुद्धि सबसे पहले गिरती है। इसलिए जीत के समय सबसे अधिक संयम चाहिए। इसी संयम ने चंद्रगुप्त को भीड़ का नेता बनने से बचाया और राजा बनने योग्य बनाया। मगध की पुरानी सत्ता का अंत उसी तरह हुआ जैसे अंदर से खोखला वृक्ष गिरता है, बाहर से बड़ा दिखता है, लेकिन जब असली दबाव आता है तो टिक नहीं पाता। लोग समझ गए कि यह केवल एक राजा का गिरना नहीं था, यह अन्याय के भरोसे चलने वाली व्यवस्था का गिरना था। और जब चंद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ तो उस दिन को भी चाणक्य ने उत्सव नहीं बनाया, उसने उसे जिम्मेदारी की तरह देखा। उसने चंद्रगुप्त से कहा कि प्रजा के सामने सिंहासन पर बैठना आसान है, लेकिन अपने भीतर के लोभ के सामने जीतना कठिन है। राजा वही नहीं जो राज्य जीत ले, राजा वह है जो अपने मन को जीत ले। चंद्रगुप्त ने उस वाक्य को ऐसे पकड़ा जैसे कोई शिष्य अंतिम शिक्षा पकड़ता है। वह जानता था कि चाणक्य की बातें किताब की नहीं, जीवन की हैं। अब मगध में व्यवस्था बदलने लगी। जिस जगह डर चलता था वहां भरोसा लौटने लगा। जो लोग वर्षों से दबे थे वे धीरे धीरे सिर उठाने लगे। न्याय का अर्थ अब केवल दंड नहीं रहा, न्याय का अर्थ बना सुनना, समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना। शासन में विद्वानों की जगह बनी, लेकिन उन्हें अहंकार नहीं मिला।
सैनिकों की जगह बनी, लेकिन उन्हें अत्याचार नहीं मिला। कर वसूले गए, लेकिन शोषण नहीं हुआ। और यह सब ऐसे नहीं हुआ कि एक रात में स्वर्ग उतर आया। यह सब क्रम से हुआ, क्योंकि जो व्यवस्था बुद्धि से बनती है वह क्रम से ही टिकती है। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी जीत शत्रु पर नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत अपने भीतर पर थी। उसने सत्ता को खिलौना नहीं बनाया, उसने राज्य को अपना घर माना। और इसी पूरे परिवर्तन के बीच एक बात बार बार चाणक्य के भीतर लौटती रही, उसका वह पुराना अपमान जिसे लोग क्रोध की वजह मानते हैं। लेकिन सच यह था कि अपमान उसका कारण नहीं था, कारण उससे भी पुराना था। उसका कारण वह दृष्टि थी जो बचपन से उसके भीतर थी, वह दृष्टि जो शोर में नहीं बनती, वह दृष्टि जो किसी राजसभा में नहीं मिलती, वह दृष्टि जो पहली बार एक मां के गर्भ में आकार लेती है। चाणक्य ने कई बार चंद्रगुप्त से सीधे नहीं कहा, लेकिन अपने व्यवहार से यह दिखाया कि बुद्धि का सबसे पहला विद्यालय मां का गर्भ होता है। अगर मां भीतर अस्थिर रहेगी तो बच्चा बाहर अस्थिर होगा। अगर मां भीतर क्रोध पालेगी तो बच्चा बाहर आवेग में जिएगा। और अगर मां भीतर धैर्य रखेगी तो बच्चा बाहर सबसे कठिन समय में भी रास्ता देख सकेगा। यही इस कथा का असली मोड़ है। लोग सोचते हैं चाणक्य तक्षशिला में बना, लोग सोचते हैं चाणक्य राजसभा में अपमानित होकर बना, लेकिन यह कथा कहती है कि चाणक्य बनने की शुरुआत तब हुई थी जब उसकी मां ने गर्भ में रहते हुए अपने मन की रक्षा की थी। उसने डर नहीं बोया था, उसने स्पष्टता बोई थी। उसने क्रोध नहीं बोया था, उसने संयम बोया था। उसने व्यर्थ बोलना नहीं बोया था, उसने अवलोकन बोया था। और वही संस्कार धीरे धीरे एक ऐसे मनुष्य में बदल गए जो साम्राज्य बनाकर भी भीतर से साधारण रहा, जिसने नीति बनाई लेकिन अहंकार नहीं बनाया, जिसने शक्ति को साधा लेकिन शक्ति का दास नहीं बना। और अब यह कथा तुम्हारे लिए, हर गर्भवती मां के लिए बहुत सीधी बात छोड़ती है। बच्चे की दिशा केवल जन्म के बाद तय नहीं होती, दिशा बहुत पहले तय हो जाती है। जब मां अपने भीतर उठते विचारों को चुनती है, जब वह तय करती है कि वह अपने गर्भ में क्या रखेगी, डर या धैर्य, शिकायत या स्पष्टता, क्रोध या संयम। चाणक्य की गर्भ कथा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि उसने मगध बदला, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने यह सिद्ध किया कि मां अगर भीतर सही बीज रख दे तो वह बीज बड़ा होकर केवल परिवार नहीं, पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। और यही वह शांति है जो इस कथा के अंत में बचती है। इतिहास की सबसे बड़ी बुद्धि का आरंभ किसी युद्ध से नहीं, एक मां के शांत मन से हुआ था।